यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि हम लोग हर विभाग में कोशिश कर रहे हैं कि शैक्षिक कार्यक्रम आरंभ हो और उसके अंतर्गत व्याख्यान हो जिसमें कि चुने हुए विषयों पर आमंत्रित वक्ताओं के द्वारा विषय का विवेचन किया जाए और उससे छात्रों में रुचि पैदा होगी और उनको ज्ञान भी मिलेगा। इसी दृष्टि से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। मैं आभारी हूँ इस विभाग का कि संवेग पर केंद्रित यह व्याख्यान आयोजित किया गया। मुझे लगता है कि संवेग के बिना जीवन कुछ अधूरा सा होता है। यदि प्रेम न हो, क्रोध न हो, आक्रोश न हो, ईर्ष्या न हो, क्षमा न हो, तो जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। संवेग आज कितने महत्वपूर्ण है यह आप किसी एक दिन का अखबार उठा करके आप अगर उसका निरीक्षण करें तो आप पाएंगे कि प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक तमाम घटनाएं जो हुई हैं, जिनकी रिपोर्टिंग आपको अखबार में मिलती है, वो कहीं न कहीं संवेगों के इर्द गिर्द घूम रही है। उसमें आप यह भी पाएंगे कि हिंसा का कारण संवेग है और यह भी पाएंगे कि किसी व्यक्ति या समाज को सहायता देने का कारण भी संवेग है। और संवेग आपके संचार माध्यमों पर भी छाया हुआ है। आप टीवी खोलिए, आप पाएंगे कि वो आपके संवेगों से खेल रहा है। आपको तरह तरह के संवेग सिखाता है। तमाम तरह के संवेगों की व्यक्तियों को वो प्रस्तुत करता है। और दैनिक जीवन में जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं, चाहे वो प्यार में हो या कार्यस्थल पर हो या किसी भी स्थिति में हो, तो वहाँ भी संवेग कार्य करता है। कहने का तात्पर्य यह कि संवेग एक सार्वभौमिक घटना जैसा है और जीवन में हर जगह उपस्थित रहता है। संवेग के साथ बड़ी मजेदार बात यह भी है कि इसके लिए आवश्यक नहीं है कि कोई भौतिक घटना उपस्थित हो। आप किसी अच्छी जगह टहलने गए थे, उसकी स्मृति से आपको प्रसन्नता का अनुभव हो सकता है, या किसी को कष्ट है और वो सुन करके आप दुखी महसूस कर सकते हैं। तो ये तात्कालिक भौतिक घटनाओं से स्वतंत्र भी होता है। स्मृति की बड़ी भूमिका होती है इसमें। पर सबसे मुख्य बात जो संवेग की है और जो मैं कह सकता हूं कि अपेक्षाकृत नया ज्ञान जो संवेग के बारे में आया है, वो ये है कि संवेग का प्रमुख कार्य है कम्युनिकेशन, संचार, कम्युनिकेशन।
अर्थात संवेग जो है वह कुछ सूचना देता है दूसरों को। आपकी हंसी, आपकी रुलाई, आपके व्यवहार जो विभिन्न संवेगों के साथ होते हैं वो सब दूसरों को कुछ बताते हैं, सूचित करते हैं। वो निमंत्रित कर सकते हैं, वो दूर भगा सकते हैं, वो तटस्थ रह सकते हैं, मगर कुछ वो बताते जरूर हैं। तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा फंक्शन है। एक और चीज बड़ी महत्वपूर्ण है और वो ये है कि संवेग बहुत कुछ न केवल हमारी शारीरिक रचना या दैहिक प्रक्रिया जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसी पर निर्भर करते, बल्कि हमारे समाज पर भी निर्भर करते हैं। किस तरह के समाज में हम हैं। पाश्चात्य समाज लीजिए, भारत का समाज लीजिए, भारत के भी विभिन्न क्षेत्रों का समाज लीजिए, आप पाएंगे कि संवेगों की न ही केवल शब्दावली भिन्न है, बल्कि उनकी अभिव्यक्ति भी भिन्न भिन्न प्रकार की है। प्यार का इजहार कैसे किया जाता है या क्रोध कैसे प्रस्तुत किया जाता है, ये सब कुछ संस्कृति पर निर्भर करता है। संवेगों के प्रदर्शन करने के कुछ नियम होते हैं, डिस्प्ले रूल कहा जाता है उनको। ये संवेग कैसे प्रदर्शित किया जाए, क्रोध कैसे प्रदर्शित किया जाए, प्रेम कैसे प्रदर्शित किया जाए, चिंता कैसे प्रदर्शित की जाए, इसके सांस्कृतिक नियम हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मित्र हमको बताते हैं तुमको तो गुस्सा करना भी नहीं आता, ऐसा भी होता है। तो संस्कृत के द्वारा स्वीकृत कुछ नियम हैं जो ये बताते हैं कि संवेग कैसे व्यक्त किए जाएं। तो संवेग ये शारीरिक रचना, दैहिक व्यवस्था जो इसके अंतर्गत मौजूद है वो, जो तंत्रिका व्यवस्था है, जो न्यूरल सिस्टम है वो, और संस्कृति, इन सबसे प्रभावित होता है। इन सबसे उसका रूप जो है निर्धारित होता है। बहुत दिनों तक यह कोशिश होती रही कि संवेग आखिर है क्या, इसको परिभाषित किया जाए। कुछ दिनों पहले एक लेख जिसमें कि संवेग के स्वरूप के बारे में चर्चा थी, तो शुरू में बड़ा अच्छा उसमें ये लिखा था, जब किसी से पूछो कि भाई संवेग जानते हो क्या, तो वो कहता है हाँ, लेकिन जब पूछो कि इसको परिभाषित करो तो चुप हो जाता है। ये ऐसी चीज है जिसका अनुभव सबको है, ज्ञान सबको है, लेकिन इसको परिभाषित करना बड़ा कठिन है। उसका कारण यह है कि यह एक फजी कॉन्सेप्ट है। फजी का अर्थ है जिसकी बाउंड्री, जिसकी सीमा रेखा निर्धारित करना बड़ा कठिन है। कठिन इसलिए है कि इसमें कई तरह के तत्व जो हैं वो शामिल होते हैं। इसमें आपकी सब्जेक्टिव फीलिंग्स, आपके मन के भाव, आपकी अनुभूतियां, आप में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो, और आपके व्यवहार में, आचरण में, आपके अपीयरेंस में कि कैसे आप दिख रहे हैं, ये जो बाह्य व्यवहार है उसमें परिवर्तन, ये तीनों उपस्थित रहते हैं। तो जहां तीनों उपस्थित हैं उनका मिश्रण कैसे हो और कैसे वो मिल करके उस विशेष संवेग को परिभाषित करें, ये बड़ा कठिन हो जाता है। और यह भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि संवेग को लेकर के हम लोगों के मन में कई तरह की धारणाएं भी बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए एक धारणा यह है कि संवेग तो कुछ स्त्रैण चीज है, कुछ फीमेल जैसी बात है।
संवेगवान होना कोई पौरुष का लक्षण नहीं है। यह भी एक भ्रांति कह लीजिए है कि संवेग जो हैं वो नकारात्मक होते हैं। अक्सर बातचीत में कहा जाता है, यार तू इमोशनल मत हो ना, इमोशनल होगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अर्थात इमोशन को या संवेग को कमजोरी माना जाता है, यह व्यक्ति की कमजोरी है। ये सब भ्रांतियां हैं संवेगों के बारे में। एक और बात हम बताना चाहेंगे, वो ये है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये संवेग के रूप हैं या संवेग हैं और इन पर बहुत ज्यादा शोध कार्य हुआ है। ये एक उल्लेखनीय बात है कि इन नकारात्मक संवेगों के बारे में हम बहुत ज्यादा जानते हैं और सकारात्मक संवेगों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। कुल मिलाकर के पिछले 20-25 साल में ही सकारात्मक या पॉजिटिव संवेगों के बारे में लोगों का ध्यान गया है, जबकि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस आदि ऋणात्मक संवेगों के बारे में प्रचुर मात्रा में अध्ययन किए गए हैं। ये तो रही पृष्ठभूमि कि संवेग का अध्ययन आज कहाँ अवस्थित है और इसकी भूमिका क्या है और किस प्रकार यह हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। संवेग आज के मनोवैज्ञानिक शैक्षिक अध्ययन के क्रम में बहुत महत्वपूर्ण हो चला है। बल्कि हम ये कहेंगे कि ऐतिहासिक रूप से एक बार जो परिवर्तन हुआ, जिसको कहा गया था संज्ञानात्मक क्रांति, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, उसके बाद यह पिछली शताब्दी के 90 दशक में मैं कहूँगा एक संवेगात्मक क्रांति हुई है, जब संवेगों के बारे में लोगों का ध्यान बहुत अधिक गया। मनोविज्ञान और शिक्षा दोनों मुख्यतः संज्ञानात्मक तत्वों से ज्यादा जुड़े हुए हैं। चाहे सीखना हो या प्रत्यक्षीकरण हो या तर्क ना हो, अर्थात कॉग्निशन जो है वो कहीं न कहीं केंद्रीय भूमिका में था। और आपके मस्तिष्क में जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो ऊपर है और थैलमस और अन्य जो क्षेत्र हैं उनको सब कॉर्टिकल कहा जाता है, जहां पर संवेग जो हैं वो सक्रिय होते हैं। तो संवेग थोड़े नीचे स्थित हैं और जो बौद्धिक प्रक्रियाएं हैं वो थोड़ी ऊपर है। मगर ऐसा नहीं है कि दोनों स्वतंत्र हैं। है ऐसा कि दोनों के बीच अंतःक्रिया है, अर्थात संवेग भी आपके संज्ञान को प्रभावित करते हैं और संज्ञान भी आपके संवेग को प्रभावित करते हैं। कॉग्निटिव कंट्रोल ऑफ इमोशन भी है और इमोशनल कंट्रोल ऑफ कॉग्निशन भी है। तो दोनों के बीच में अंतःक्रिया होती रहती है और हम संवेगों का सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं, हम संवेगों का लाभ ले सकते हैं। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि आज के जमाने में या आज की तारीख में न केवल हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, बल्कि इंटेलिजेंट इमोशंस की भी बात करते हैं। कुछ संवेग भी हैं जो इंटेलिजेंट हैं और बुद्धि तो संवेगात्मक हो ही चली है। हम इसका उल्लेख इसलिए कर रहे हैं कि दोनों के बीच बड़ी निकटता आ गई है
और एक के बिना दूसरे को समझना जो है वो असंभव सा माना जा रहा है कि संज्ञान बिना इमोशन के और इमोशन बिना संज्ञान के समझना कठिन है। इस बात का उदाहरण मैं दूं, संवेग का जो नवीनतम सिद्धांत है वह इस बात पर बल देता है कि संवेग का अनुभव किस प्रकार का होगा यह हमारे संज्ञानात्मक मूल्यांकन के ऊपर निर्भर करता है। कॉग्निटिव अप्रेजल, लेजरस नामक एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं जो कॉग्निटिव अप्रेजल को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं कि कोई भी घटना है उसका मूल्यांकन आप कैसे करते हैं। आप किसी घटना का मूल्यांकन करते हैं कि अरे बाप रे, इससे तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। अब आप उस घटना को अपने लिए नकारात्मक महसूस करेंगे, भाग खड़े होंगे। दूसरी ओर अगर आप यह सोचते हैं, आपका उसका संज्ञानात्मक मूल्यांकन, कॉग्निटिव अप्रेजल यदि इस प्रकार का है, यह एक चुनौती है, आजा देखते हैं, अगर उसको थ्रेट मानते हैं, एक चुनौती मानते हैं या अपॉर्चुनिटी मानते हैं, आपका रिएक्शन उसी घटना के प्रति भिन्न प्रकार का होगा। तो घटना अपने आप में जो भी हो, ऑब्जेक्टिव रूप से जो भी हो, उसका मूल्यांकन किस प्रकार आप करते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। आप उठ खड़े होंगे, उससे लड़ेंगे या आप भाग जाएंगे। कॉग्निटिव अप्रेजल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका विस्तार जो है स्ट्रेस रिसर्च में हुआ है, जहां पर हम स्ट्रेस के साथ कैसे कोपिंग करते हैं यह इस पर निर्भर करता है कि हमारा कॉग्निटिव अप्रेजल किस प्रकार का है। तो जो दूरियां थी वो कम हो गई हैं संज्ञान और संवेग के बीच में, और दोनों एक दूसरे के निकट आ गए हैं और दोनों का साथ साथ अध्ययन किया जा रहा है। होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप केवल संवेगात्मक रूप से विकसित होते हैं या केवल संज्ञानात्मक रूप से विकसित होते हैं। आप पढ़ते हैं और पढ़ने में समझ में आता है, आपको खुशी भी होती है। तो पढ़ाई करना और खुशी दोनों उसी घटना में जुड़ा हुआ है, अलग अलग नहीं है। तो संज्ञान और संवेग, इन दोनों को जो अलग अलग करके देखा जाता था वह अपर्याप्त सिद्ध हुआ है और उन दोनों को निकट ला करके देखने के समझने की कोशिश की जा रही है। संवेग के लिए अंग्रेजी में जो शब्द है वो है इमोशन, और इमोशन शब्द का जो मूल अर्थ था वो था कि बादल गरजते हैं, तड़कते हैं, वो जो उनमें जो गति हो रही है उसमें जो एक प्रकार का टर्बुलेंस है, एक प्रकार का विघटन है या जो भी कहिए आप, उसको द्योतित करने के लिए था। फिर वह लड़ाई झगड़े और फिर अंत में वो आपके अंदर ले जा दिया गया। इमोशन, आपके अंदर परिवर्तन जो होता है उसको ले आ दिया गया। और बहुत सारे लोग इमोशन की परिभाषा इसी अर्थ में करते हैं कि यह एक रिएक्शन करने की प्रवृत्ति है, यह एक बड़ी एजिटेटेड अवस्था है। मुझे लगता है कि यह अपर्याप्त उसके स्वरूप का वर्णन है, क्योंकि उसमें केवल इस तरह का रिएक्शन ही नहीं होता, उसमें सब्जेक्टिव फीलिंग भी होती है, उसमें शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं और उसके साथ साथ आपके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। शुरू में बहुत सारे सिद्धांत थे जिसमें ये लड़ाई झगड़ा चलता रहता था कि पहले हम डरते हैं या पहले हम दौड़ते हैं, दौड़ करके तब डरते हैं या डर करके तब दौड़ते हैं। मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगा, आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिएगा। लेकिन बाद में यह बात स्पष्ट हो गई
कि हम अपने अनुभव को कैसे लेबल करते हैं, उसको उस पर क्या नाम दे देते हैं, वह यह निर्धारित करता है कि हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी। और इसका बड़ा प्रसिद्ध प्रयोग है जो कि आपने जरूर पढ़ा होगा, वह भी काफी पुराना है। एक मनोवैज्ञानिक थे शैक्टर, तो उन्होंने लोगों को एक तरह का इंजेक्शन दिया और उस इंजेक्शन से कुछ उद्दीपन जैसा महसूस हो रहा था, और फिर दो तरह की दशाओं में उन लोगों को रखा और दो तरह से उसको इंटरप्रेट करने का उनको अवसर दिया, और उनका व्यवहार उस इंटरप्रिटेशन के अनुसार था, न कि उस उद्दीपन को नाम आप क्या देते हैं, उसको किस रूप में आप समझते हैं, ये महत्वपूर्ण है। शायद वहीं से यह संकेत लजरस को मिला होगा। शैक्टर और सिंगर का वह प्रयोग था कि कॉग्निटिव अप्रेजल जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और फिर उसका स्ट्रेस के अध्ययन में उन्होंने उपयोग किया। यह भी एक अजीब सी बात है कि संवेग केवल, जैसा मैंने कहा, कि नकारात्मक रूप से ही बहुत दिनों तक पढ़े जाते रहे। उसमें एंजाइटी का सबसे अधिक अध्ययन हुआ। आप देखें तो और भी कई प्रकार के इमोशंस हैं, और कई प्रकार के इमोशंस हैं, उसको लेकर के यह भी एक बहुत बड़ी दुविधा का प्रश्न बन गया कि कितने इमोशन होते हैं, और उन इमोशन में कौन से प्राइमरी हैं और कौन से सेकेंडरी हैं, कौन से प्राथमिक हैं और कौन से द्वितीयक हैं। वो महान वैज्ञानिक जिसका नाम है चार्ल्स डार्विन, उसने पशुओं और मनुष्यों दोनों में संवेगों की अभिव्यक्ति का अध्ययन किया, तुलनात्मक। कुत्ते को भी गुस्सा आता है, वो भी करता है, आदमी भी गुस्सा करता है तो वो भी करता है। तो उसने देखा कि कई संवेगों की अभिव्यक्ति में, उसकी किताब 1855 या 57 या 52 में शायद आई थी, परहैप्स 1852 और सो, इमोशनल एक्सप्रेशन इन एनिमल एंड मैन, जिसमें उसने यह दिखलाया कि कितनी समानता है। और उसके आधार पर ऐसा महसूस हुआ कि कुछ जैसे एंगर है वह, या डिस्गस्ट है, जुगुप्सा, ये कई ऐसे संवेग हैं जिनको कि कहा गया कि ये प्राइमरी है। अर्थात अब प्राइमरी का क्या मतलब हुआ? प्राइमरी और सेकेंडरी कहने का कोई बहुत गंभीर आधार नहीं है। आधार ये है कि आप मान लेते हैं कि ये संवेग ऐसे हैं जो अपेक्षाकृत प्री वायर्ड मैकेनिज्म के अनुसार होते हैं। आपके तंत्र में उसकी व्यवस्था बनी हुई है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही, मगर ऐसा नहीं होता है। और उसका एक गंभीर उदाहरण आप देखिए तो डर है, फियर का इमोशन आप देखिए। बहुत सारी चीजों से आप सब लोग जो डरते हैं, सब अलग अलग चीजों से डरते हैं। कोई काकरोच से डरता है, तो कोई बिल्ली से डरता है, तो कोई चूहे से डरता है। छोटे बच्चे को देखिए, वो किसी चीज से नहीं डरता है। मेढक भी पड़ा होगा तो जाएगा, उसको उठा लेगा, कोई भय उसको नहीं है। आप सिखलाते हैं कि ना भागो भागो भागो, उससे डरो, तो किससे डरो और किससे न डरो ये सीखा हुआ है। बड़ा फेमस प्रयोग है वाटसन का। एल्बर्ट एक बच्चा था और उसको कंडीशनिंग से उन्होंने दिखाया कि रोएदार चीजें जो हैं रखी और जोर से शोर किया, आवाज की, ध्वनि की, और फिर उन दोनों का संयोग गया। उसके बाद जब आया तो डर जाता था, तो उसका डर जो है हर रोएदार वस्तु से जो है वो हो गई। तो डर जो है वह कंडीशनिंग का परिणाम है, यह उसने प्रस्तुत किया अपने परिणामों के आधार पर। तो
इन संवेगों को बहुत हद तक हम सीखते हैं, और उसके बहुत सारे पक्ष ऐसे हैं जो कि हम लोग अपने जीवन में सीखते हैं। गुस्सा कब किया जाए, कैसे किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, क्यों किया जाए, ये सारी चीजें संस्कृति के द्वारा निर्धारित होती हैं। वे उद्दीपक परिस्थितियां या वे घटनाएं जो एक संस्कृति में प्यार का, घृणा का, क्रोध का कारण बनती हैं, वो कोई ऐसी सूची नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय सूची हो, हर जगह आप लागू करते हैं, क्योंकि उसके अर्थ जो है संदर्भ के ऊपर निर्भर करते हैं, विशेष परिस्थिति में निर्भर करते हैं, जो संस्कृति विशिष्ट होते हैं, कल्चर स्पेसिफिक होते हैं। संवेगों के अध्ययन करने के दो उपागम या अप्रोच जो हैं उनको मनोवैज्ञानिक और शिक्षा में भी उपयोग में लाया जाता है। एक अप्रोच तो यह है कि हर एक संवेग का विस्तार में अलग अलग अध्ययन करिए, डिस्क्रीट लव का अलग करिए, और इंटरेस्ट यह भी एक संवेग है, फॉरगिवनेस ये भी एक संवेग है, ह्यूमिलिटी यह भी एक संवेग है। इन सब का आप अलग अलग अध्ययन करिए। और दूसरा है जो एक तरह का मानक मानता है कि कुछ एंटीसीडेंट कंडीशंस होती हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण कुछ परिवर्तन आता है आप में, और फिर आप एक प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो इस तरह के स्टेज की दृष्टि से इसका विश्लेषण किया। एक जो है डिस्क्रीट इमोशंस को लेकर के, और एक प्रोसेस मॉडल है, एंटीसीडेंट कंडीशंस, प्रोसेसेस, आउटकम्स। इस रूप में उद्दीपक है, उसका आप अनुभव कैसे करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, आदि आदि। तो इन दोनों दृष्टिकोणों से अध्ययन किए गए हैं, और पिछले कुछ दिनों में इस बात पर भी काफी ध्यान दिया गया है कि कौन से संस्कृति निष्ठ संवेग हैं। जैसे जापान में एक संवेग है अमाए, भारत का एक संवेग है जिस पर कुछ अमेरिकन मनोवैज्ञानिकों ने काम किया, जो है लज्जा। अंग्रेजी में कोई ठीक इसका अनुवाद नहीं है, या शेम नहीं है। और इसी तरह से एक और एलेनार लुड्स करके एक शोधकर्त्री हुई हैं। उन्होंने एक द्वीप में जाकर के, एक माइक्रोनेशियन द्वीप में जाकर के देखा, उनके जीवन को देखा। बहुत फ्रेजाइल जीवन था, और उसमें कई प्रकार के इमोशंस जो कि बिल्कुल उनकी व्याख्या वहीं पर हो सकती थी, उन्हीं के लिए उपयुक्त थे। नाम मैं भूल रहा हूं, उसमें एक इमोशन है जिसका अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया है जस्टिफाएबल एंगर। एक संवेग जिसका अंग्रेजी है जस्टिफाएबल एंगर, इस प्रकार का एंगर जो कि जस्टिफाई किया जा सके। तो इनके बहुत सारे शेड हैं या छायाएं हैं, नाना प्रकार के भेद हैं उसमें। और इसके साथ ही अलग से उसका कभी उल्लेख होना चाहिए कि भारत में भी संवेग के ऊपर काफी चर्चा हुई है, सिद्धांत है। मगर ये सिद्धांत जो भारत में बना वो दो प्रकार के क्षेत्रों में बना। एक तो नाट्य शास्त्र में बना और दूसरा काव्य शास्त्र में बना, जो नाट्य शास्त्र से ही आया। अब काव्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसका जो छठा अध्याय है वो रसाध्याय है, वो रस के ऊपर है। तो जो विषय रखा गया वो था रस, और रस का बड़ा सीधा अर्थ है, हम सब लोग जानते हैं, नाना प्रकार का रस पीते रहते हैं।
गन्ने का रस और सेव का रस और नींबू का रस, तरह तरह के रस हैं। मगर ये जो रस है वो रस इस अर्थ में भिन्न है उस रस की तुलना में कि यह रस अनुभव से जुड़ा हुआ है। और आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा 3 शब्द, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, और ये 3 भाव हैं जो मिल करके रस को पैदा करते हैं। और बड़ी लंबी लिस्ट है इन भावों की, और भाव और रस इनके बीच क्या रिश्ता है। और अगर आप भरतनाट्यम या कथक या कथकली, जितने भी ये नृत्य के रूप हैं, उनमें आप पाएंगे कि वहाँ पूरा व्याकरण है कि ऐसे करेंगे तो इसका क्या अर्थ है, ऐसे करेंगे तो क्या अर्थ है, ऐसे बताएंगे तो क्या अर्थ है। वहाँ व्याकरण है कि हास्य का अर्थ ये होगा, रौद्र का अर्थ ये होगा, विभत्स का ऐसे होगा। इन सब की पूरी सूची बनी हुई है। अब ये रस 8 हैं या 9 हैं, काफी मिलते जुलते हैं। जो पॉल एकमैन, काफी बड़े प्रसिद्ध इसके संवेग के थियरिस्ट हैं, उनकी सूची में 8 हैं, हमारी सूची में 9 हैं। अब 9 जो रस हैं, उसके अलावे भी कुछ रस हैं जिनकी चर्चा होती है। जैसे भक्ति को रस माना जाए कि न माना जाए, ये बड़ा डिबेट है इसके ऊपर। बहुत सारे लोग भक्ति को रस मानते हैं, ऐसे ही शांति जो है उसको भी रस माने कि न माने, ये भी है। क्योंकि फिर उसमें आता है कि विभाव, आलंबन और उद्दीपन, तो इनका क्या आलंबन है, ये सारे बहुत सारे विमर्श हैं, उसमें बहुत सारी चर्चाएं हैं और बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, ट्रिटाइज, इन सारे प्रश्नों को लेकर के। और काव्य में कैसे इन रसों का प्रकाशन होता है। नाट्य में जब कोई एक अभिनय करने वाला व्यक्ति एक विशेष प्रकार के चरित्र को जीता है और प्यार दिखाता है या दुश्मनी दिखाता है, घृणा दिखाता है, और देखने वाला जो है उसका जो चित्त है वो बदल जाता है। वो भक्ति का देखता है तो आंसू उसके आंखों से झरने लगता है, तो उसको जो अनुभव होता है वह रस है। रस जो है वो एक एस्थेटिक एक्सपीरियंस है। तो और इन सब में स्थायी भाव एक होता है, केंद्रीय भाव होता है। तो ये भाव, ये अनुभाव, विभाव, ये सब कैसे काम करते हैं, इनका बड़ा सिद्धांत है जो भारतीय चिंतन में दिखाई पड़ता है, जो पाश्चात्य चिंतन है। अब तो यहाँ पर नाट्य में कैसे प्रदर्शित किया जाए और कैसे लोग उसका मूल्यांकन करते हैं, कैसे कोई उसको समझता है, बहुत अच्छा वर्णन है उसका, व्याख्या है उसकी। जो उसको ठीक से समझता है उसका नाम होता है सहृदय। वह व्यक्ति जो है वह रसिक होता है। उसका एक और नाम है सामाजिक, जो इसकी अनुभूति और ठीक ठीक से उसका अनुभव कर पाता है। ये प्रतिभा होती है लोगों में। तो उसके लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत है। आप क्लासिकल म्यूजिक आप सुनिए, कई लोग कहेंगे अरे क्या दिमाग खराब कर रहा है, एक ही शब्द जो है 1 घंटे से चल रहा है, रा 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 रा, और दूसरा कहेगा तो अभी आलाप हो रहा है या ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उसकी भी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, तब जाकर के उसका अनुभव होता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि संवेग का अनुभव कैसे किया जाए, उसका प्रदर्शन कैसे किया जाए, यह समस्या हर संस्कृति में रही है और हर संस्कृति ने उसका समाधान ढूंढा है। और उसमें काफ़ी विचित्रताएं हैं, काफ़ी समानताएं हैं।
मैंने पॉल एकमैन का नाम इसलिए लिया कि उन्होंने पूरा एक शास्त्र बना डाला इस बात पर, शास्त्र भारतीय शास्त्र नहीं विदेशी शास्त्र की बात मैं कर रहा हूं, कि आपके चेहरे में जो छोटी छोटी मांसपेशियां हैं और कौन सी पेशी कब कितना बदलेगी या उसमें परिवर्तन होगा, इस पर निर्भर करता है कि कौन सा इमोशन आप अनुभव करेंगे। जब आप घृणा करते हैं तो आपका चेहरा कैसे बनता है, ये सारा उन्होंने मैपिंग किया है, जबरदस्त वर्षों तक काम करके ये मैप डेवलप किया है कि पूरा चित्र है उसका। और मजेदार बात यह है, अगर उस ढंग से आप करिए तो आपको उस तरह का अनुभव भी होगा। फेशियल मसल्स कैसे एक्टिव होती हैं और किस तरह से उनका संवेग के अनुभव से संबंध है, यह पॉल एकमैन का शोध है जो उसके ऊपर पॉल एकमैन ने इस बात पर भी काफी अध्ययन किया है कि विभिन्न संस्कृतियों में जो क्रोध के और जुगुप्सा के और हास्य के सबके फोटोग्राफ लेकर के और दिखाया और देखा कि कितना सही सही उसका मूल्यांकन, मैंने क्रोध को क्रोध के रूप में पहचानना, काफी उसमें समानता और भिन्नता पाई गई है। उसके आधार पर भी लोग जो है मौलिक या प्राइमरी या प्राथमिक संवेग और द्वितीयक संवेग के बीच में अंतर करते हैं। तो संवेग कितने प्रकार के होते हैं, संवेग की प्रक्रियाएं क्या हैं, इन सब को लेकर के काफी कुछ शोध कार्य हो रहा है जो हमें यह बताता है कि संवेग एक जटिल प्रक्रिया है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें संस्कृत भी है, जिसमें कॉग्निशन भी है, जिसमें फिजियोलॉजी भी है, जिसमें न्यूरल एक्टिविटी भी है, और हमारे जो सामाजिक अनुभव हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। अब नृत्य करने वाले व्यक्ति को जो विशेषज्ञ होते हैं कहते हैं हाँ इसने बिल्कुल ठीक से किया, अर्थात इसने क्रोध का प्रदर्शन जैसे करना चाहिए वैसे किया, अर्थात कोई उसका एक आदर्श रूप है, एक मॉडल रूप है कि क्रोध का प्रदर्शन कैसे करना चाहिए। ये कोई स्पॉन्टेनियस चीज नहीं हुई, बल्कि बड़ी मेहनत से आपने सीखा कि क्रोध कैसे किया जाता है। ये बड़े बड़े हमारे जो अभिनेता हैं जो हर फिल्म में प्यार का प्रदर्शन करते हैं, ऐसा न सोचे कि सबको पत्नी का दर्जा सारी अभिनेत्रियों को दे रखा है, ऐसा कतई नहीं है। और वह प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, एक्टिंग करते हैं, और ऐसी एक्टिंग करते हैं कि आपको लगता है कि वाह वाह कितनी सच्ची है वो एक्टिंग, कितनी स्वाभाविक है वो एक्टिंग। तो वह एक्टिंग बड़ी कठिन होती है, बहुत श्रमसाध्य होती है, सरल नहीं होती है, वो सीखी जाती है। तो इन सबको कह करके मैं ये कहना चाहता हूं कि संवेग जो है उसमें सीखने का, अर्जन का बहुत बड़ा हाथ होता है। और जब से, वैसे तो थॉर्नडाइक ने 1920-22 में ही चर्चा की थी सोशल इंटेलिजेंस की, सामाजिक बुद्धि की, लेकिन बाद में चल करके 90 के दशक में लोगों ने इधर विशेष ध्यान दिया, जैसा कि आपको नाम याद हो गोलमैन का, या और कई लोग हैं, पीटर सलोए, इन लोगों ने सांवेगिक बुद्धि का अध्ययन आरंभ किया कि हम में जो संवेगात्मक क्षमता है वह इस बात से जुड़ी हुई है कि हम संवेगों को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, कैसे उसको समझते हैं, न केवल अपने संवेग को बल्कि दूसरे के संवेग को भी। दूसरा व्यक्ति किस संवेग में है इसका अनुभव आपको ठीक से होता है कि नहीं होता है।
और संवेग कैसे प्रदर्शित किया जाता है, कब प्रदर्शित किया जाता है, कब नहीं प्रदर्शित किया जाता है। दूसरे शब्दों में इमोशनल रेगुलेशन, कैसे इमोशंस को हम रेगुलेट करते हैं, नियमित करते हैं। इमोशन पर नियंत्रण करना। आप इमोशंस को छिपा लेते हैं। कोई आपको डांट रहा है, आपका मन करता है कि मारें इसको, लेकिन आप मार नहीं सकते, चेहरे पर प्रसन्नता दिखा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उसको, उसकी मास्किंग करते हैं, उसको छिपाते हैं। ये सब इमोशनल मैनेजमेंट या इमोशनल रेगुलेशन। और 4 साल का बच्चा इमोशन को छिपाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। 4 साल की उम्र में उसको व्यक्त करना या न व्यक्त करना। तो अब जब इमोशन को आप खुद जानबूझ करके छिपा रहे हैं, तो ये कॉग्निटिव कंट्रोल उसका आप कर रहे हैं। आपको रोना आ रहा है, लेकिन आप बड़े हो चुके हैं, आप रो नहीं सकते हैं। ये कॉग्निटिव कंट्रोल हुआ। तो ये वस्तुतः अंततोगत्वा ये भेद करना मुश्किल है कि यह कॉग्निशन है कि ये इमोशन है। यह केवल एक प्रकार के सैद्धांतिक कन्वीनियंस के लिए है। यह एक तरह के ये तत्व हैं, एक तरह के ये तत्व हैं। मैं अब अपने इस प्रारंभिक व्याख्यान के अंतिम भाग में आ रहा हूं, और कुछ मैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस हैं उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूँगा। मैंने कहा कि एंजाइटी या चिंता एक नकारात्मक संवेग है। चिंता से आपके काम में बाधा आती है। दिमाग आपका उधर ही चला जाता है। पढ़ने गए, चिंता हो गई, एंजाइटी है आप में, तो मन नहीं लगता है। फिर थोड़ी देर किताब उठाएंगे, फिर रख देंगे, फिर उठाएंगे, फिर रख देंगे। चिंता के बारे में यह भी पाया गया है कि चिंता जो है एक प्रकार का मोटिव भी है। और कोई चिंता नहीं है, वह स्थिति भी उतनी ही खराब है जितना बहुत ज्यादा चिंता है। दोनों हालत में आप कुछ नहीं करेंगे। मॉडरेट चिंता अगर है तब आप बढ़िया काम करेंगे। आपको थोड़ी चिंता रहनी चाहिए कि परीक्षा आने वाली है। आपको ये चिंता थोड़ी रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा में फिर वो बाधक हो जाएगा, इंटरफियर करेगा। परीक्षा का नाम लिया तो एग्जामिनेशन एंजाइटी, टेस्ट एंजाइटी अपने आप में एक विषय बन गया है कि आपका मूल्यांकन होने वाला है, यह सोच करके आप चिंताग्रस्त हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अब इंटरव्यू हो रहा है, आपको सब आ रहा है, कोई पूछ रहा है, आप कुछ नहीं बता पाते, इसलिए कि आप टेस्ट एंजाइटी से ग्रस्त हैं। बाद में आपको ये पूछा गया था तो मुझको बिल्कुल याद है, यह मैं बता सकता था, कर सकता था, लेकिन एंजाइटी के नाते नहीं कर पाते। तो एंजाइटी का परफॉर्मेंस के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। और ये एक तरह की ऐसी कर्व जो कि परफॉर्मेंस आपका मॉडरेट एंजाइटी पर तो ऊपर रहेगा, लेकिन बहुत कम पर भी नीचे रहेगा, और बहुत ज़्यादा एंजाइटी पर भी नीचे रहेगा। स्ट्रेस के साथ भी इसी तरह का रिलेशन है, एराउजल के साथ भी इसी तरह का रिलेशन लगभग। तो एंजाइटी जो है वह एक, कुछ लोगों ने शुरू में इसको ड्राइव के रूप में ग्रहण किया था, और अब जो है वह एग्जामिनेशन और एक प्रकार से भेद किया गया कि एक होती है जिसको कहते हैं स्टेट एंजाइटी और एक को कहते हैं ट्रेट एंजाइटी। ट्रेट एंजाइटी का अर्थ है जो आपकी व्यक्तित्व की एक स्थायी विशेषता बन जाए। हमेशा आप चिंतित ही रहते हैं,
हर चीज के बारे में कि गिलास खड़ी कैसे है। बहुत ज्यादा एंजाइटी हो गई तो आप मेंटल डिसऑर्डर में हो जाते हैं। बताइए, यहाँ बीच में तो कोई खंभा है ही नहीं है, गिर पड़ेगा तब हम क्या करेंगे? चिंता का विषय है, हर जगह चिंता ही चिंता। तो निश्चिंत रहिए। डिप्रेशन जो है वो डिसऑर्डर में भी आता है और निगेटिव इमोशन में भी आता है। और आज की दुनिया में मानसिक रोगों में सबसे ज्यादा लोग डिप्रेशन से ग्रस्त होते हैं। यहाँ है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हुआ तो उसके और भी घातक परिणाम होते हैं, लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। डिप्रेशन जो है वो अपेक्षाकृत, कॉग्निटिव के अपेक्षाकृत, चिंता में जहां कॉग्निटिव तत्व महत्वपूर्ण है, डिप्रेशन में अफेक्टिव तत्व या संवेगात्मक तत्व जो है वो ज्यादा प्रबल होता है। और डिप्रेशन फिर आगे चल करके ये बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है। कई तरह की अफेक्टिव कठिनाइयां जो है वो पैदा होती हैं। आज की दुनिया में ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और बहुत सारे कारण हैं। प्रतियोगिता सबसे बड़ा कारण है, महत्वाकांक्षाएं दूसरा कारण है, और तीसरा कारण जो मुझे लग रहा है वो ये है कि लगता है कि हमेशा आपसे ज्यादा कुछ है और आप उसके पीछे लगे हुए हैं। एक गैप का अनुभव आपको होता है। ऋणात्मक संवेग और उनका क्या प्रभाव है, वर्षों तक इसका अध्ययन होता रहा है। मतलब स्ट्रेस और एंजाइटी पर वॉल्यूम्स निरंतर प्रतिवर्ष उनका जैसे एनुअल रिव्यू छपता, पूरा उसी स्ट्रेस और एंजाइटी पर हमारा ख्याल है 25-30 तो छपे ही हैं। अब पता नहीं छप रहा है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, छप ही रहा हो। दूसरा जो पक्ष है जो सकारात्मक संवेगों का है, उसकी बात बता करके मैं आज का व्याख्यान समाप्त करूंगा। मधुरेण समापय, मीठे से समाप्त करना चाहिए। सकारात्मक संवेग अध्ययन के विषय के रूप में 21वीं शताब्दी शुरू होने के समय में लोगों के ध्यान में आए। संभव है आप सुने हो एक विषय जिसका नाम है पॉजिटिव साइकोलॉजी, सकारात्मक मनोविज्ञान। इसका यह अर्थ नहीं है कि बाकी मनोविज्ञान नकारात्मक है, लेकिन सकारात्मक में कहने का अर्थ यह है कि विशेष रूप से वहां पर जो सकारात्मक पक्ष है उस पर बल दिया जाता है। सकारात्मक संवेग जो हैं उनकी संख्या कितनी है ये तय नहीं है, बहुत सारे हैं। उसका नाम मैंने अभी लिया था, लव है, कंपैशन है, फॉरगिवनेस है, ह्यूमिलिटी है, ये सब आते हैं। और इन सबसे ज्यादा जिसका अध्ययन हुआ है, बहुत ज्यादा अध्ययन हुआ है, उसका नाम है क्या? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एज ए पॉजिटिव इमोशन। और सकारात्मक संवेग इस अर्थ में बड़े महत्वपूर्ण हैं कि वो हमारे कार्य क्षमता को, सोचने की क्षमता को बहुत अच्छी तरह प्रभावित करते हैं। एक सिद्धांत है जिसका उल्लेख मैं करूंगा और वो है फ्रेडरिक्सन नाम के एक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो उसने एक हाइपोथेसिस दी है जिसका नाम है ब्रॉडेन एंड बिल्ड, ब्रॉडेन एंड बिल्ड हाइपोथेसिस। ब्रॉडेन का मतलब हुआ कि विस्तार करे,
और बिल्ड माने बनाए, बस इतनी सी बात है। जब आप खुश रहते हैं, जब प्रसन्न रहते हैं, तो आपके सोचने का दायरा विस्तृत हो जाता है, ब्रॉडन। आपके कार्य की प्रवृत्तियों में भी भिन्नता आती है, ये कर डालें, वो कर डालें, ऐसे करें, वैसे करें, ब्रॉडन। और यह जो है, इट बिल्ड्स कॉग्निटिव रिसोर्सेज, साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज इन यू। न केवल विचार का कोश जो है वह बड़ा हो जाएगा, बल्कि यह जो है उसके लिए रिसोर्स पैदा करने के लिए भी आपको उद्यत करेगा, ब्रॉडन एंड बिल्ड। और दूसरी मजेदार बात जो इसमें पाई गई वो ये है, इसका स्पाइरलिंग इफेक्ट है, ब्रॉडन एंड बिल्ड, ब्रॉडन एंड बिल्ड, ब्रॉडन एंड बिल्ड। मतलब आप उसमें घुस गए तो आपने कुछ अच्छा किया, उसका परिणाम आया, फिर आप सोचे अच्छा अब ये करेंगे, अच्छा अब ये करेंगे, अच्छा अब ये करेंगे। इट कंटिन्यूज, ये निरंतर यह क्रम ब्रॉडन एंड बिल्ड का चलता रहता है, स्पाइरल इफेक्ट होता है इसका। और दूसरी बात, जहां एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस का आपके ऊपर, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, आपके समायोजन के ऊपर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, वहीं हैप्पीनेस का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक शब्द ही चल पड़ा है, सब्जेक्टिव वेलबीइंग, SWB। और यह भी एक बड़ी विचित्र बात है कि हैप्पीनेस या प्रसन्नता आर्थिक समृद्धि के साथ बिल्कुल लीनियर या रैखिक रूप से नहीं जुड़ी हुई है। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा नहीं है कि अगर धन की संपत्ति आप कैसे बढ़ती चली जाती है ऐसे, तो आपकी हैप्पीनेस भी उसी के पैरेलल बढ़ती चली जाएगी ना। हैप्पीनेस जो है यहाँ पर आकर ठहर जाती है और ये धन संपदा आपके ऊपर बढ़ती चली जाती है। अगर ये ऐसे है तो इसकी रेखा बस इतनी ही रहती है, ऐसे बढ़ रहा है धन संपत्ति आपकी, लेकिन इसके बाद ये बस। तो जो इनके बीच में गैप है, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि बहुत से गरीब देश भी हैप्पीनेस इंडेक्स में बड़े ऊपर है अपेक्षाकृत धनी देशों। कलकत्ता के गरीब को भी हैप्पीनेस उतनी ही है जितना अमेरिका के धनी आदमी को। एक पुस्तक ही छपी थी, सिटी ऑफ जॉय, कलकत्ता की। तो ये हैप्पीनेस जो है या ये जो प्रसन्नता है, यह प्रसन्नता कैसे उत्पन्न होती है? क्या इसके सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं? कब आप हैप्पी महसूस करते हैं? हैप्पीनेस होने से क्या होता है? ये सारे प्रश्न आजकल लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, शोधकर्ताओं को। और ये हैप्पीनेस का जो स्वरूप है, इसका जो अनुभव है, वो पाश्चात्य देशों में और भारत, जापान, चाइना, इन सारे देशों में थोड़ा भिन्न प्रकार का है, जहाँ पर सामाजिकता, कलेक्टिविज्म कुछ अधिक है। वहाँ पर इसके कारक जो हैं वो भिन्न प्रकार के हैं, और दूसरे देशों में इसके कारक, जहाँ पर वैयक्तिकता या इंडिविजुअलिटी अधिक महत्वपूर्ण है, वहाँ इसके कारक थोड़े भिन्न प्रकार के हैं। एक और बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा, और वो आप कह लीजिए कि आपके लिए एक लेसन है, मैं खुद नहीं उसका पालन कर पाता, अब आप कितना कर पाते हैं आप जानिए। एक संदेश है। इस पूरे रिसर्च का, पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक बहुत सुंदर निचोड़ है। वो निचोड़ ये है कि आपकी हंसी, आपकी प्रसन्नता केवल यह नहीं बताती है कि आप इस समय स्वस्थ या प्रसन्न हैं, बल्कि आपके भविष्य के स्वास्थ्य और प्रसन्नता की गारंटी भी देती है।
अगर आप अपने हैप्पीनेस का अकाउंट बढ़ाते जाइए तो आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। केवल ऐसा नहीं है कि इस समय आप ठीक हैं तो आप हंस रहे हैं। नो, एक प्रकार की ये इम्यूनिटी पैदा करती है, आप में एक शक्ति पैदा करती है, एक एनर्जी पैदा करती है, क्षमता पैदा करती है। इस समय अगर आप सुखी, प्रसन्न, बढ़िया महसूस कर रहे हैं तो आगे भी आप ऐसा महसूस करेंगे। ये शक्ति आपको प्राप्त होगी। इट कंटिन्यूस, वही स्पाइरल इफेक्ट है ये। जो बना वो फिर आगे के लिए भी रहेगा। तो अपने अकाउंट में जितनी प्रसन्नता आप डाल सके आप डालिए। तो ये मैकेनिज्म बड़े कठिन है और बड़े सरल भी है। कठिनाई ये है कि एक स्तर पर अब सुख का अर्थ जो है, जो भी हो, हम सब लोग प्लेजर पाना चाहते हैं और पेन अवॉइड करना चाहते हैं। ये हमारा स्वभाव है। जैसे पानी ऊपर से गिराइएगा तो नीचे जाएगा, वैसे ही हमारा स्वभाव है, हम प्लेजर पाना चाहते हैं। अब मुश्किल ये है कि कैसा प्लेजर पाना चाहते हैं। कई तरह के प्लेजर हो सकते हैं। अब ये फिलॉसफी में बात चली जाएगी, लेकिन प्रश्न ये है कि किस तरह का प्लेजर पाना ठीक है। कुछ ऐसे प्लेजर हैं जो कि अच्छे लगते हैं और अच्छे हैं भी, और कुछ ऐसे प्लेजर हैं जो अच्छे लगते हैं लेकिन अच्छे नहीं हैं। उपनिषदों में इसके लिए कहा गया श्रेय और प्रेय। तो श्रेय वह है जो कि अच्छा वस्तुतः है और आपको अच्छा लगता भी है, और प्रेय वह है जो कि अच्छा लगता है लेकिन वस्तुतः अच्छा नहीं है। तो ये अंतर करना पड़ेगा। आप श्रेय चाहते हैं या प्रेय चाहते हैं, और ये अंतर करना और ये चुनना एक मुश्किल काम है। बहुत सारे विकल्प का आपके सब विकल्प आपके सामने है, कौन आप चुने। अक्सर जब हमको चुनने की छूट रहती है तो बड़ा मजा आता है। बहुत शक्ति हमारे पास रहती है। शक्ति का एक इंडिकेटर या एक संकेत यही है कि आपको कितनी छूट है चुनने की। प्रधानमंत्री है, उसको छूट है चुनने की, जो चाहे वो करे। आपको छूट नहीं है बहुत कुछ करने की, इसलिए आप कम पावरफुल है। जितना ही ज्यादा पावर होता है उतनी ही ज्यादा आपको चुनने की स्वतंत्रता मिलती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्वतंत्रता मिल जाए, 100 पेन आपके सामने रख दी जाता है, एक चुनिए मर जाएंगे आप। तो एक हद तक तो चुनने की स्वतंत्रता आपको सहायक हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा हुई तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यह कहीं हमको विचार करना पड़ेगा कि कितना हम इसमें से कितना विकल्प हमारे सामने होना चाहिए। अनइक्वल रिएक्शन टू लॉस एंड गेन। 50 रुपये आपको मिले, 50 रुपये क्या चीज है, लेकिन 50 रुपया अगर गया तो 50 रुपये आप खर्चा कर देंगे उसको खोजने में, मिल जाए वो, ओफ कहाँ चला गया, क्या एकदम परेशान हो गए। तो 50 पाने की खुशी उतनी नहीं होगी। मात्रा में दुख की मात्रा जो है 50 खोने में बहुत ज्यादा होगी। 5 रुपए खोने में होगी, 50 तो बड़ी बात। तो बराबर रिएक्शन हमारा नहीं होता, ये स्वभाव हमारा है। थोड़ा अपने स्वभाव को समझने की जरूरत है। और सकारात्मक संवेग जो है वो, चाहे वो कक्षा का हो या घर का हो, कार्यस्थल का हो, कैसे बढ़ाया जाए, ये तभी संभव होगा जब आप उद्यम करें, जब आप योग्य बने, जब आप अपनी गुणवत्ता को बढ़ाएं, जब आप कॉम्पिटेंट बने, तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर ये सब नहीं करेंगे तो फिर आपको परेशानी होगी। तो मेरा संदेश यही है कि आप जो करिए उसमें मजा लेकर के काम करिए, एंजॉय। और कभी ऐसा आपको लगता है जब आप कुछ पढ़ते हैं तो पढ़ने से कुछ मजा आता है, अगर आता है तो अच्छी बात है,
मोटिवेशन जो है उस काम से ही पैदा होना चाहिए। किसी बाहर के मोटिवेशन से वह अगर आप काम करेंगे तो वो उतना सार्थक, उतना प्रभावपूर्ण, उतना उपयोगी नहीं होगा। तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप अपने कार्य में रुचि लें, देखें कि इसमें हम अच्छा से अच्छा क्या कर सकते हैं। और किसी भी क्षेत्र में अनंत संभावनाएं मौजूद है, अनंत संभावनाएं मौजूद है। हमको अपनी आंख खोलने की जरूरत है। आप सब लोग करोड़पति हो सकते हैं, अरबपति हो सकते हैं, बशर्ते कि आप तय करें कि अरे वाह, यहाँ पर ये मौका है। ये पहचानना बड़ा आवश्यक है। अपनी क्षमता को पहचानना, उस अवसर को पहचानना, बस बात बन जाती है। तो जीवन में संवेग, सकारात्मक संवेग कैसे बढ़ाए जाएं और नकारात्मक संवेग कैसे घटाए जाएं। पॉजिटिव इफेक्ट को बढ़ाना और नेगेटिव इफेक्ट को कम करना। इफेक्ट माने भाव। तो भावात्मक दशा जो ऋणात्मक है उसको कैसे कम किया जाए और सकारात्मक दशा जो है उसको कैसे बढ़ाया जाए, यह सुखी जीवन का एक मंत्र है।